अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर मेरे माइंड में पॉजिटिविटी है बहुत ज़्यादा, मैं हमेशा अच्छा सोचता हूँ, सो क्या ये भी एक हीलिंग का ही पार्ट है और कहीं न कहीं हेल्प करेगा मेरी? बिल्कुल करेगा, लेकिन नॉट पॉजिटिव थिंकिंग सफिशिएंट नहीं है, इट्स नॉट इनफ। सो एग्ज़ैक्टली प्रोसेस आप बता सकते हो? अगर मेरे माइंड में एक थॉट आया, कैसे वो थॉट हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट करेगा, कैसे वो डिज़ीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? आई वांट टू नो द प्रोसेस। तो अगर वो आप कैरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आगे चल के किडनी इश्यूज हो जाएंगे। मेरे को कुछ एक्सप्रेस करना था लेकिन वो बात मेरे दिल में रह गई। मैं चाहता हूँ बोलूँ, एक्सप्रेस करूँ। सो डायरेक्टली किस बॉडी ऑर्गन पर वो चीज़ इम्पैक्ट करेगी? हर पर्सन के मैंने आपको बताया पहले भी यही कहा कि हर पर्सन का एक्सप्रेशन या फिजिकल मैनिफेस्टेशन अलग होगा। सिर्फ नॉट ओनली इमोशंस, और भी कुछ अदर ट्रेट्स होते हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी पर इम्पैक्ट डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साइकोसोमैटिक कुछ नया टर्म नहीं है एक्चुअली। सोमैटिक को हम सेल से रिलेट करते हैं। साइको इज योर थॉट्स एंड फीलिंग। अगर मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि दैट मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बन चुका हूँ, आई हैव माई ड्रीम लाइफ, आई हैव माई ड्रीम होम, ड्रीम कार, राइट? सो ये आने वाली लाइफ में हेल्प करेगा मेरी सक्सेस? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, बट इफ यू आर डूइंग इट विद इंटेंशन। अब मैं बात करता हूँ रेकी की, एज यू आर अ रेकी ग्रैंड मास्टर। पहले तो ऑडियंस को ये बताइए कि रेकी क्या होती है और कैसे रेकी इफेक्ट डालती है हमारी बॉडी पे। रेकी है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स। चक्रास क्या होते हैं, पहले तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। और चक्रास कहते ब्लॉक हो जाते हैं, राइट? ब्लॉक होने के बाद ठीक कैसे होता है, ब्लॉक कैसे होता है, दैट आई वांट टू नो। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि चक्रास हैं क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला, अगेन इट्स अ वेरी स्पेशल एपिसोड, क्योंकि जो गेस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका नाम है नालिनी जे यादव। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। बचपन में जब हम टीचर्स को देखते थे ना, हमारा एक माइंडसेट होता था कि यार टीचर से बचकर रहना, लेकिन जब प्रिंसिपल की एंट्री होती थी तो और डर आ जाता था मन में। तो शी वॉज अ प्रिंसिपल एज वेल, बट करेंटली अभी ये रेकी ग्रैंड मास्टर है, क्योंकि इन्होंने जो अपनी लाइफ में एक सडन शिफ्ट लिया है फ्रॉम एजुकेटर टू अ रेकी ग्रैंड मास्टर। आज वो हम जर्नी जानेंगे इस पॉडकास्ट में। एंड मैं चाहूंगा कि जिनके डाउट्स हैं रेकी को लेके, हीलिंग को लेके, साथ ही साथ जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है किस तरीके से आपकी लाइफ को इंपैक्ट डालता है, किस तरीके से उसका रोल आपकी लाइफ के जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना उसमें मिलेगा आपको। और साथ ही साथ बने रहिए हमारे इस पॉडकास्ट में। हम बहुत सारी ऐसी नॉर्मल चीजें हों या एबनॉर्मल हों, देखिए वो सब कुछ पता लगेगा। कि रेकी को लेकर ना लोगों के बहुत ज्यादा डाउट्स हैं, तो कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू वो भी क्लियर हो। एंड मैं बताना चाहूंगा कि इनका जो एक्सपीरियंस है, देखिए वैसे रेकी में शी इज इन द रेकी फ्रॉम द पास्ट 6-7 years, लेकिन एज अ एजुकेटर शी इज इन द लाइन फ्रॉम द पास्ट 25 years, विच इटसेल्फ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो जो एक्सपीरियंस है उससे थोड़ा सा हम ज्ञान खुद भी लेना चाहेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। हेलो नालिनी मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू शुभम जी, थैंक यू। आप कैसे हैं? ऑल गुड। एंड मैं चाहूंगा जो ऑडियंस पहली बार ये पॉडकास्ट देख रही है, हमें देख रही है, उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में जरूर कुछ बताइए। वेल, आपने जैसे बता ही दिया, आई एम एन एजुकेटर और 25 इयर्स एजुकेशन लाइन में जब काम करते करते आई जस्ट रियलाइज्ड, वैसे मुझे मौका मिला जी। एक एज ग्रुप 3 साल से और 20 इयर्स तक के एज ग्रुप के साथ बहुत क्लोजली उनको ऑब्जर्व करने का मौका मिला। एंड आई रियलाइज्ड कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं बच्चों के जो ओनली एकेडमिक सॉल्व नहीं कर सकता। आपको उनको इमोशनल अटैचमेंट, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। एंड देन आई रियलाइज्ड कि कहीं ना कहीं एज अ प्रिंसिपल आई हैव सर्टेन लिमिटेशंस, क्योंकि हर बच्चे की काउंसलिंग इज़ नॉट पॉसिबल। ना ही आप उस लेवल पर जा करके उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि एक बच्चा जो है जब आप उसको बड़े होते हुए देख रहे हैं तो नॉट ओनली स्कूल, टीचर्स और उसका एनवायरनमेंट भी उसकी लाइफ पर इम्पैक्ट डाल रहा है। तो हाउ कैन यू से कि ओनली एकेडमिक्स, बिकॉज स्कूल में सिर्फ एकेडमिक्स नॉलेज के लिए बच्चा आ रहा है, सिर्फ एकेडमिक्स ही बच्चे को शेप अप कर सकते हैं। वी नेवर रियलाइज कि हम जिससे बात कर रहे हैं, जिसको डील कर रहे हैं, उसके कुछ सर्टन फीलिंग्स और इमोशंस भी हैं। तो देन आई फेल्ट कि आई मस्ट डू समथिंग, कि मैं सिर्फ एक लिमिट तक ना रहूं, स्टूडेंट्स तक। मतलब अगर एक स्कूल में हूं तो ऑब्वियसली आई एम लिमिटेड टू 1000-2000 स्टूडेंट्स। then why don't I shift to some platform जहाँ पे I can reach to many thousands of people. Then I switched over my job and I did my Reiki
grandmaster course, and then I did my Akashic, and I'm an Akashic healer also, and hypnotherapist also. Perfect. And now, till now, I think I have helped more than 10,000 clients. Okay. To change their subconscious like thinking जी, and जी. programming. So this is my journey till now. Got it. See, basically you are hypnotherapist and Akashic reader as well. तो ये जो Akashic reader होता है, Akashic reader and healer, right? आप healer भी हैं, तो डिफरेंस कैसे समझूं मैं दोनों चीजों में? देखिए, ये डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज यू नीड. अकाशिक रीडर है सिर्फ ओनली ही और शी इज गोइंग टू रीड द Okay. रिकॉर्ड्स. ओके, अब हम रिकॉर्ड्स के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि वो काफी डिटेल्ड वो हो जाएगा कि Okay, व्हाट okay. एक्चुअली आर रिकॉर्ड्स. तो इन रिकॉर्ड्स को जो एनर्जेटिक इम्प्रिंट्स हैं हमारे, उनको रीड करना इस अकाशिक रीडर का काम है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द जी. हीलिंग थ्रू अकाशिक, तो आप उस हीलिंग को एनर्जी लेवल पे कर रहे हैं. बिकॉज कोई भी, अगर आप फिजिकली उस चेंज को लाना चाहते हो फिजिकल बॉडी में या अपने एनवायरनमेंट में आप उस चेंज को लाना चाहते हो, तो यू नीड टू चेंज ऑन द एनर्जी लेवल. सिंपली Got it. आप ये कह के कि यस इट इज डन नहीं होने वाला. जब तक आप उनको एनर्जी लेवल पे हील नहीं करोगे, तो एक अकाशिक हीलर है वो उस लेवल पे जाके काम करता है. Got it. So ये डिफरेंस, मेजर डिफरेंस इट इज. Yeah. Got it, मैम. अच्छा, लोगों के जीवन में ना प्रॉब्लम्स हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू हेल्थ. तो जब भी कोई हेल्थ से रिलेटेड समस्या आती है, मेडिसिन लेके काम बन जाता है. Yes. डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब आपको मेडिसिन दे देंगे अकॉर्डिंग टू योर बीमारी, राइट? लेकिन अगर हम बात करें स्पेशली हीलिंग की, रेकी की, तो इज देयर एनी इंटीग्रेटेड अप्रोच जो आज की डेट में जिसकी जरूरत है, बता सकते हैं आप? एग्जैक्टली. सी, आई एम ऑन अ प्लेटफॉर्म, आप मेरा ही प्लेटफॉर्म कह दें जी. कि आई एम अ हीलर एंड आई ऑलवेज लाइक टेल एवरीवन, या आप यूं को प्रोपेगेट कर रही हूँ मैं इंटीग्रेटेड हीलिंग. ओके. चलिए लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन ओके, एग्जांपल. श्योर. Okay. This is you. This is Okay. your life, okay? Okay. And over a period of time, life is a bumpy ride. Absolutely. Normal तो है ही नहीं. ठीक है. It becomes this. Okay? Messy and all, Stress, ups and downs. everything. ठीक है. And now you go to a doctor. Okay. Obviously, for treatment, you get the treatment and then you recover. Okay? You take medicine, you are recovering, and now this is you. See, what you see. So many wrinkles and marks, you can Marks. say, Which are not treated. which are not Now treated. here comes the healing part. Okay. If you want these wrinkles or these marks to go, यानी कि उस लेवल तक जाके हीलिंग करना, तो आपके रेकी के साथ आपके डिफरेंट हीलिंग मॉडलिटीज का, आप यूं कहो कि अगर आप इंटीग्रेट इसको करते जी. हो अलोंग विद द मेडिकल ट्रीटमेंट, तो आप ये स्कार्स रिमूव करके एंड अगेन यू गेट दिस नॉर्मल एज जैसा आप पहले थे. तो दिस इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन मेडिकल ट्रीटमेंट एंड द हीलिंग. तो what I always propagate is why don't you approach the integrated way. आप मेडिकल ट्रीटमेंट को मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, आई एम सपोर्टिंग मेडिकल ट्रीटमेंट. आपको फिजिकल की कोई भी सिम्टम को ट्रीट करने के लिए यू नीड ट्रीटमेंट, Yes. यू नीड डॉक्टर्स, Yes. बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी. बिल्कुल. लेकिन अगर रूट कॉज तक जाना है तो आपको हीलिंग को भी इंटीग्रेट करना होगा. Got it. Got it. अकेले आप मेडिकल सिर्फ मेडिसिन लेकर के आप सिम्टम्स को तो रिलीज कर सकते हो, बट रूट कॉज को नहीं. Got it. They'll appear again and again. बेसिकली जो मैं समझा, कहीं ना कहीं अगर किसी को कोई इश्यूज होते हैं हेल्थ रिलेटेड, मेडिसिन से चीज़ें ठीक हो जाती है एक हद तक, बट अगर आपको अंदर से अपने जो इश्यूज हैं उनको प्रॉपरली रिजॉल्व करना है, देन हीलिंग इज द ओनली वे. और हीलिंग नेसेसरी है बिल्कुल, एक तरीके से. मेडिकल तो है ही जरूरी, मेडिसिन जरूरी है, बिल्कुल. बट कहीं ना कहीं हीलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट. उसका रीजन अभी हम जब बात करेंगे कि I व्हाई want व्हाई to know. हीलिंग इज इम्पोर्टेंट. यस. देखिए, हम एक्चुअली जब हम ग्रो करते हैं, जी. हम पूरी अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करते हैं 5 सेंस ऑर्गन से. ओके. राइट, वी नो एवरीबडी, वी आर टीचिंग. बचपन से लेके बड़े होने तक बच्चे को क्या सिखाते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स. एंड यू दीज आर योर इनपुट्स, इनपुट डिवाइसेस आप समझ लीजिए. इनमें से एक और छोड़ देते हैं हम, जिसको हम कभी कंसिडर नहीं करते. 6th सेंस इज योर फीलिंग्स, योर इमोशंस. उसको कभी नहीं डील करते, ना तो पेरेंट डील कर रहे हैं, ना टीचर्स डील कर रहे हैं.
जब भी बच्चे ने कुछ जिद किया, उसने डिसलाइक बताई, व्हाट दे डू, दे जस्ट सिंपली स्लैप। तो कहीं ना कहीं वो इमोशन दब गया और वो दब करके कहीं ना कहीं कुछ और रूप ले लेगा। अब बात आती है कि हाउ योर दिस कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी वर्क्स। तो हम हमेशा कॉन्शियस एफर्ट की तो बात कर रहे हैं, बट मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, यू कैन चेक इट। हमारी लाइफ का 90 to 95% इज कंट्रोल्ड बाय सबकॉन्शियस, and no one is talking about subconscious. How much percent you said? 90 to 95%. God. See, each and every habit, आप जो सीख रहे हैं, आप जो भी, कॉन्शियस ब्रेन तो सिर्फ इनपुट गेन कर रहा है, इनटेक कर रहा है, उसके बाद उसका क्रिटिकल थिंकिंग के बाद इट गोज टू ए सबकॉन्शियस ब्रेन। तो आपके कंप्लीट बिलीफ सिस्टम, पूरी जनरेशन के बिलीफ सिस्टम जो आप कैरी कर रहे हैं, दैट इज योर सबकॉन्शियस ब्रेन। आप किस तरह से सोचेंगे, किस तरह से बिहेव करेंगे, एवरीथिंग इज योर सबकॉन्शियस माइंड। तो हाउ कैन यू डिनाई हीलिंग मोडालिटीज? यू कैन नॉट डिनाई। आप फिजिकल ट्रीटमेंट प्रेजेंट लाइफ को ट्रीट कर रहे हैं, दैट इज ओनली सिम्टम्स, नॉट द डेप्थ, नॉट द रूट कॉजेस। तो वी नीड टू अप्रोच, अगर सबकॉन्शियस तक अप्रोच करना है तो हीलिंग को आपने एक्सेप्ट करना होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइए, वी आर फेसिंग एंजाइटी, डिप्रेशन एंड कहीं ना कहीं अंदर से जो एक तकलीफ होती है एक व्यक्ति को, वैसा कुछ वो फेस कर रहा है, तो क्या लगता है कि ऐसे केस में क्या करना चाहिए? हीलिंग विल गोइंग टू हेल्प? Definitely it's going to help. I'm treating hundreds of like of different age groups. एंड बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उससे? आप एक बात बताऊं मैं शुभम, कोई भी थॉट अगर इमोशन अगर अनएक्सप्रेस्ड रह गया, राइट, तो वो कहीं ना कहीं, बिकॉज थॉट और इमोशन भी अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट, अगर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म नहीं किया गया तो इट स्टार्ट स्टोर, हमारी बॉडी के अंदर वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगी तो ब्लॉकेज क्रिएट करेगी, ब्लॉकेज होंगे तो ऑब्वियसली इट विल मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डिजीज इन योर बॉडी। तो 80% ऑफ डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक, 80% ऑफ डिजीजेस, मैं तो कहती हूँ मोस्ट ऑफ द डिजीजेस, ओके, but this will be a little bit of challenging part, but with my experience I'm telling, I have done more than 500 of PLRs and age regression, and I think हर एक के साथ एक psychosomatic case था, यानी कि some thought and emotion was connected with the present behavior। तो जिस आप प्रॉब्लम को लेकर के आप आते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई थॉट होता है। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मेरे माइंड में पॉजिटिविटी है बहुत ज्यादा, मैं हमेशा अच्छा सोचता हूँ, सो क्या ये भी एक हीलिंग का ही पार्ट है और कहीं ना कहीं हेल्प करेगा मेरी? बिल्कुल करेगा, लेकिन नॉट, पॉजिटिव थिंकिंग सफिशिएंट नहीं है, इट्स नॉट इनफ। पॉजिटिव थिंकिंग करना इट्स ओके, लेकिन अनलेस एंड अनटिल, मैं अभी सबकॉन्शियस की बात कर रही थी, जब तक आप सबकॉन्शियस लेवल पे उन चीजों को चेंज नहीं करते हैं तब तक पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प नहीं करेगी। आप 2 दिन करेंगे अफर्मेशंस, हम कहते हैं ओके चलो लिखो अफर्मेशंस लिखो। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मुझे मैनिफेस्ट करना है, ओके, द पर्सन वांट्स टू मैनिफेस्ट, मैं डायरी में लिखे जा रही हूँ आई वांट टू अर्न दिस मच, है, मुझे फाइनेंस इतना लेना है, इतना लेना है, और विजन बोर्ड बनाइए, ये करिए वो करिए, एंड स्टिल आफ्टर सम टाइम यू जस्ट लिसन, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो बहुत कुछ किया था, मैंने विजन बोर्ड भी बनाया था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज देयर वॉज समवेयर अ प्रोग्राम इन योर सबकॉन्शियस जहाँ पे लैक ऑफ अबंडेंस था, अबंडेंस का थॉट ही नहीं था, तो आप उसको मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, ठीक है। अच्छा यहाँ थोड़ी सी ना माइंड को लेके मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जैसे भी आपने कहा कि जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, यही रीजन होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। सो एग्जैक्टली प्रोसेस आप बता सकते हो, अगर मेरे माइंड में एक थॉट आया, कैसे वो थॉट हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट करेगा, कैसे वो डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगा? आई वांट टू नो द प्रोसेस। हम बात कर रहे थे एक थॉट की, मैं अगर बात करूं गिल्ट की, मान लीजिए इफ समवन इज कैरिंग द थॉट गिल्ट, ठीक है, ये 1 दिन का 2 दिन की बात नहीं कर रही हूं मैं, प्रोलॉन्ग्ड लाइक थॉट आप कैरी कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम किस चीज के लिए है, बिकॉज यूजुअली हमें नहीं पता होता, पता हो तो लोग रिलीज ही कर लें। तो अगर वो आप कैरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आगे चल के किडनी इश्यूज हो जाएंगे। बिकॉज मैं क्यों कह पा रही हूँ ये सब चीजें, इट्स नॉट लाइक मैं रैंडम कोई इंफॉर्मेशन है, बिकॉज व्हेन वी गेट दिस क्लाइंट्स, और जब वो आते हैं हमारे पास
और जब हम उनके साथ सेशंस करते हैं, हीलिंग सेशंस होते हैं, 2 सेशन 3 सेशन, तब वो जाकर के थॉट लेयर बाय लेयर बाहर आता है कि भाई ये थॉट कैरी कर रहे हैं। अब आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो आई ऑलवेज आस्क कि पहले जाओ डॉक्टर के पास जाओ और अपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लो, लेकिन क्या आपको बताया जाता है कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इनसाइड योर बॉडी? नेवर, नहीं बता रहा कोई भी। यहाँ हीलिंग का एंट्री है। हीलिंग आपको हेल्प कर रहा है टू अंडरस्टैंड योर थॉट्स कि आपकी बॉडी में क्या गलत हो रहा है, कहाँ कुछ, आप जिसको लोचा बोलते हैं ना, केमिकल लोचा राइट, वो कैसे हुआ, जी, उसका क्या कारण है, उसके पीछे भी कोई ना कोई थॉट है, तो वो चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। देखो, मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। जैसे किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, कुछ सप्रेस्ड इमोशंस है, जैसे अंदर ही अंदर मन में किसी ने बात दबा ली, मेरे को कुछ एक्सप्रेस करना था लेकिन वो बात मेरे दिल में रह गई, मैं चाहता हूँ बोलूं, एक्सप्रेस करूं, सो डायरेक्टली किस बॉडी ऑर्गन पर वो चीज इंपैक्ट करेगी? हर पर्सन के मैंने आपको बताया पहले भी यही कहा कि हर पर्सन का एक्सप्रेशन या फिजिकल मैनिफेस्टेशन अलग होगा। कोई उसको हार्ट में स्टोर करेगा, फियर, जैसे ये है डर या ग्रीफ आप बोलो, ठीक है, ये हार्ट में। ज्यादातर केसेस के अंदर जो फियर और इनसिक्योरिटी है वो आपके मूलाधार के अंदर स्टोर होगी। तो फाइनेंस के इश्यूज हैं, आप देख लीजिएगा, पैरों के इश्यूज, लैक ऑफ सपोर्ट का थॉट आएगा। अगर लोग कहें कोई कि मुझे पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो वहां डेफिनेटली आप उनसे पूछ के देखिए ब्लाइंडली कि क्या रिलेशनशिप ठीक है, क्या आपका लैक ऑफ सपोर्ट तो कहीं फील नहीं कर रहे हो, तो बचपन का मतलब पेन निकल के आएगा, या तो फादर प्रेजेंट नहीं थे व्हाइल ग्रोइंग अप, या हस्बैंड की सपोर्ट नहीं है, तो फाइनेंस से आप रिलेट कर सकते हैं। मतलब हर एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि डिजीज जिसको कह रहे हैं, उसके पीछे एक थॉट मिल जाएगा। मैम एक चीज बताइए, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर एग्जैक्टली क्या है, और साथ ही साथ सिर्फ नॉट ओनली इमोशंस, और भी कुछ अदर ट्रेट्स होते हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी पर इंपैक्ट डालते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, साइकोसोमैटिक कुछ नया टर्म नहीं है एक्चुअली। सोमैटिक को हम सेल से रिलेट करते हैं। साइको इज योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, यानी कि आपके थॉट्स ही आपकी बॉडी में एक्शन, मतलब एक्शन और रिएक्शन को आप कहो कि आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी डिसऑर्डर की अगर हम बात करते हैं या डिजीज की बात करते हैं, तो उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं किसी थॉट से होता है, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको एक बहुत ही एक प्रैक्टिकल वे में आपको समझाती हूँ। सपोज करिए एक बच्चा वाइल ग्रोइंग बड़ा हो रहा था, एंड उसको बार बार एक बार ये कहा गया, यू कांट डू, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो, किसी काम के नहीं हो। ऐसे होता है ना, पेरेंट्स यूजुअली इस बात को कहते हैं। ये थॉट लेकर के बच्चा बड़ा हो रहा है। अब इस थॉट का भी उसकी प्रेजेंट लाइफ के अंदर इम्पैक्ट है, वो मान बैठा है, क्योंकि ये थॉट आपने रिपीटेशन में कहा, और ये रिपीटेशन कहाँ चला गया, आपके सबकॉन्शियस में, जो हमने पहले बात की थी। अब सबकॉन्शियस में वो पैटर्न बन गया आपका, और पैटर्न आपको क्या बार बार बता रहा है, आप कुछ करना भी चाहोगे तो वो बताएगा नो यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो कैसा बिहेवियर के साथ बच्चा बड़ा होगा? लो सेल्फ वर्थ, lack of confidence, yes. This is how the thoughts impact your body. आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहे हैं, नॉट ओनली फिजिकल बॉडी में तो एक्सप्रेस होने में समय लगेगा जी, लेकिन आपके बिहेवियर के अंदर अगर आप अभी भी फील कर रहे हैं कि यस मेरे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो कहाँ से आई है? जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, अपने बचपन को एक्सप्लोर करो। अगर मेरे साथ रिलेशनशिप इश्यूज है, 90% रिलेशनशिप इश्यूज कैसे होते हैं? अगर मान लीजिए फादर मदर के रिलेशन अच्छे नहीं है, इट्स मतलब 90% है कि वो बच्चा, चाहे बॉय है गर्ल है, अपनी लाइफ के अंदर उसी तरह के रिलेशनशिप को इनवाइट करेगा, या तो वो शादी में जाएगा नहीं, और जाएगा तो सेटल नहीं होगा। कंप्लीटली रिश्तों के ऊपर सेम पैटर्न हो गया ना, सेम पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, सेम पैटर्न फॉलो। ये इससे बाहर कैसे निकले? हीलिंग, थ्रू हीलिंग, दैट इज द ओनली वे। हीलिंग इज द ओनली अप्रोच। गॉट इट मैम, गॉट इट। लेकिन एक चीज बताइए यार, अभी मैं हेल्थ वाला टॉपिक ही कवर करना चाहूंगा। किसी को सेम इश्यूज बार बार हो रहे हैं, लेट सपोज किसी को लिवर के इश्यूज बार बार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कह लीजिए किडनी के इश्यूज, सेम इश्यूज, सेम डिजीजेस बार बार होना, इस केस में ये रिजॉल्व कैसे होगा? क्या इसका भी रीजन हमारा इमोशन ही है? यस, यू नीड टू एक्सप्लोर योर इमोशन कि कहाँ क्या चीज है जिसको रिजॉल्व होने की जरूरत है। अगर वो बार बार आपके पास आ रही है तो ट्रिगर है, वो आपको समझाने के लिए है कि समथिंग इज ऑफ विद योर बॉडी। आपकी बॉडी
तो डिस्कम्फर्ट के लिए बनी ही नहीं है। यू आर बॉर्न टू बी हेल्दी, राइट। तो अगर आप हेल्दी नहीं है तो देयर इज समथिंग ऑफ, समथिंग रॉन्ग, तो वी नीड टू एक्सप्लोर इट एंड हीलिंग इज द ओनली, यू कैन गो फॉर हीलिंग विद एनी मोडालिटी। जी, आप रेकी को जी। यूज करिए, आप हिप्नोसिस को यूज करिए, आप आकाशिक को यूज करिए, एनी मोडालिटी यूज, आई एम नॉट आस्किंग कि आप इसको यूज करिए, लेकिन आपको वो मोडालिटी को फोकस ज्यादा करना है जहां आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर पाए। Got it. And that is very much important for everyone. Very much, yes, for everyone. So, एक चीज बताइए, कोई इंसान अगर ये चीजें फॉलो नहीं करता, डू यू थिंक दैट योगा, मेडिटेशन, दीज आर द आल्सो पार्ट ऑफ हीलिंग, ये भी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं हमारे? डेफिनेटली, बिल्कुल हेल्प कर रहे हैं। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस टेक्निक, ब्रेथ वर्क, योगा, दे आर हेल्पिंग। एंड इफ अ पर्सन इज स्पिरिचुअली एक्टिव, वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ में लगा है, इसका माइंडसेट बहुत ज्यादा स्थिर है, सो क्या लगता है दैट प्रोसेस विल आल्सो गोइंग टू वर्क लाइक हीलिंग? Work, it's going to work like healing if it is helping you change your belief system. ओके। या आपने कोई और ऐसा पैटर्न बना रखा है जिसको चेंज करने की जरूरत है, तो अगर आप उसको चेंज कर पा रहे हैं तो इट्स गोइंग टू हेल्प, नहीं तो अदरवाइज इट्स गोइंग टू ओनली एक आप सपोर्ट सिस्टम की तरह ही हेल्प कर सकता है कि यस इट इज हेल्पिंग। आपने बहुतों को सुना होगा कि आई हैड स्ट्रेस, मैं माइंडफुलनेस किया, थोड़े दिन के लिए ठीक रहा, उसके बाद अगेन आई एम हैविंग द सेम इशू। मैं बहुत सालों से विपासना कर रहा हूँ, बहुत सालों से ये कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम चेंज नहीं हुआ है, तो यू नीड टू चेंज द प्रोग्राम। जैसे हम कंप्यूटर के अंदर अपने प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में सेम प्रोग्राम रन करता है, एंड दिस प्रोग्राम इज योर न्यूरल पाथवे। आप किसी भी वर्क को एक्शन में लेकर आते हैं तो ब्रेन का एक न्यूरल पाथवे तैयार हो जाता है। आप बार बार उसी प्रोसेस को कर रहे हैं। मान लीजिए एक पर्सन टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, ओके। ठीक है, आप उसके आसपास एनवायरनमेंट आप देखिए, थोड़े दिनों के बाद आप अडेप्ट कर लेते हैं कि यस यू हैव टू लिव विद दिस मैन, चलो रहने दो, लेकिन आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है? आप जीना छोड़ देंगे, आप अपने आप को क्लोज करना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आपने एक प्लान कर लिया, आपने एक प्रोग्राम बना लिया अपने ब्रेन के अंदर, राइट? अब आप आते हैं कि नहीं, मुझे तो लाइफ को दोबारा से एम्ब्रेस करना है, मुझे तो लाइफ को जीना है, आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्रिएटिव करना है मुझे, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन है, राइट? दे टेल मी, तो क्यों नहीं कर पा रहे हो? इवन यू वांट टू, बिकॉज आपने पहले के प्रोग्राम को चेंज ही नहीं किया। सी, अगर जैसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप एक इंसान है उसमें, एंड कहीं ना कहीं उसका फिर एक पॉइंट पे जाके ब्रेकअप हो जाता है, लेट सपोज वो पार्टनर उससे दूर चला गया, इज देयर एनी चांसेस कि सेम पार्टनर उसको दोबारा मिलेगा वैसा ही? बिल्कुल, 90%। अगर वो अपने इनर अगर उसने वो काम नहीं करता, अपने पहले के प्रोग्राम को अगर उसने हील नहीं किया, चेंज नहीं किया, तो वो दोबारा से अपनी लाइफ में सेकंड वही उसी तरीके का पार्टनर, और उससे भी ज्यादा खराबी अट्रैक्ट करने वाला है। देखिए, हमारा जो ये प्रोग्राम है यूनिवर्सल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो कैसे वर्क करता है कि जो आप अंदर से, हम कहते हैं ना, बाहर मत झांको, अपने अंदर झांको, राइट? तो जो कुछ है वो हमारे अंदर है, हम जैसे सोच रहे हैं, जैसे हम अंदर हैं, हम वही रेडिएट कर रहे हैं। तो मेरी जो लैंग्वेज है वो यूनिवर्स को वही मिल रही है। अगर मैं सैड हूं तो मैंने क्या वाइब्रेशंस आपने आसपास की, सैडनेस की। अगर मेरा नेचर खराब है तो मैं बाहर आसपास क्या दे रही हूँ, वही सेम बिहेवियर, सेम पैटर्न। तो अगर मैं अंदर से हील नहीं हूं तो बाहर तो आप सोच ही नहीं सकते हो कि आप जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो चीजें आपकी लाइफ में आ पाएंगी, कभी नहीं आएंगी। राइट, गॉट इट मैम, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड एक वर्ड आता है इनर चाइल्ड हीलिंग, क्या है, कैसे इसको समझे, क्या स्टेजेस होते हैं, थोड़ा सा मैं चाहूंगा इसको आप हमारी ऑडियंस को एक्सप्लेन कीजिए। शुभम, मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि अगर हर पर्सन अगर इनर चाइल्ड पे फोकस कर ले, जी, चाहे किसी हीलर के पास ना जाए, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सेल्फ हीलिंग भी कर ले, तो उसकी लाइफ के 70% इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। 70% इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। आप बचपन के अंदर आपकी कैसी परवरिश हुई, कैसी पेरेंटिंग हुई, उस ड्यूरेशन पे आपने क्या प्रोग्राम्स बनाए, वो ही ब्लूप्रिंट हैं आपके, जो आप एडल्ट के अंदर आप जो पर्सनालिटी है, जो आपका बिहेवियर है, एवरीथिंग इज फ्रॉम द ब्लूप्रिंट व्हाट यू हैड फ्रॉम द चाइल्डहुड। जो आप 0 to 7 years, किसी के केस में 14 years हो सकता है, पहले 14 साल में जिस तरह से आपको शेप किया गया,
थ्रू योर पेरेंट्स, थ्रू योर फैमिली, थ्रू योर एनवायरनमेंट, फ्रेंड्स, वही सेम ब्लूप्रिंट आप आगे हैं। अगर वहाँ पे आपको प्यार नहीं मिला तो आप डेफिनेटली बड़े होने पर वो प्यार अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। ओके अगर वहाँ पे एक बच्चे को ये फील कराया, मैं आपको एक और बहुत एक एग्जांपल देती हूँ। प्लीज। पहले पेरेंट्स 3-4 सिबलिंग्स होते थे, बच्चे हो जाते थे, राइट? तो जब दूसरा तीसरा बच्चा होता था तो वो एक तरीके से ना वेलकम चाइल्ड नहीं होता था। मतलब इट वाज अ नॉर्मल नो नॉर्मल केस भी नहीं, काफी बार ये होता था कि फैमिली को चाहिए भी नहीं। और सेकंड या थर्ड केस में अगर डॉटर हो गई और एक डर, मान लीजिए बेटा नहीं हुआ और बेटी होने सेकंड और थर्ड भी है, तो वो तो ऑल टाइम क्या है, मदर फियर में रह रही है कि कहीं बेटी ना हो जाए, बेटी ना हो जाए। पूरे अपने 9 महीने के फेज तो वो 9 मंथ्स की जो जर्नी है वो भी उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो रही है, कहते हैं। बिल्कुल। दिस इज रियली ट्रू। यस, जब हम गर्भ संस्कार की बात कर रहे हैं ना, Yes. वो एग्जैक्टली वही चीजें हैं कि उस ड्यूरेशन पे। और मान लीजिए एक मदर है एंड शी इज प्रेग्नेंट और उसको वो प्यार नहीं मिला, उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिली अपने परिवार की, तो वो जो उसकी थॉट्स हैं, वो घुटन है, वो सब कुछ अपने बच्चे को दे रही है। और बच्चा बड़ा होने पर सेम वही पैटर्न अपनी मदर से लेकर के आ रहा है। अट्रैक्ट करेगा। तो आप ये बोल रहे हो ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब कई बार क्या होता है कि जी। नॉर्मल टाइम में नहीं होती, एक सर्टेन एज लेवल पे आना शुरू हो जाती हैं, ट्रिगर्स मिलते हैं, तो आप स्ट्रेस और एंजाइटी। अब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अगर आप स्ट्रेस और एंजाइटी का लेकर चल रहे हैं तो वो लीड्स टू डिप्रेशन। और साथ ही साथ देखो बहुत अच्छे से आपने चीज़ों को समझा है कि इनर चाइल्ड पे कैसे हम समझ सकते हैं इसको और कैसे ये हमारी पूरी जर्नी, लाइफ जर्नी को Right, ज़्यादा right. इम्पैक्ट करता है। एंड देखो मेरी भी पर्सनल अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ, आज भी कुछ ऐसी बातें हमारे बचपन की जो हमें याद हैं, हमें लगता है कि यार ऐसा क्यों हुआ, राइट? सो शायद ये जो एक डर है बचपन का, वो आज भी हमारे साथ है जब तक हम उस पर काम नहीं करते। नहीं करेंगे जब तक रहेगा, उसका इम्पैक्ट अब रहेगा नहीं। ओवर द टाइम पीरियड ऐसा नहीं है कि और कोई हील ही नहीं हो पाता, ऐसा नहीं है। विद टाइम हम प्रोसेस कर लेते हैं चीज़ों को और हील हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर आपके बिहेवियर के अंदर अभी भी अगर आपको लगता है मुझे हेसिटेशन है और मैं स्टेज पे जाने से डर रहा हूँ, तो आप देखो कि बचपन में बुलिंग हुई हो, स्टेज फियर कहाँ से आया, क्या कभी पब्लिक में आपको ह्यूमिलिएट किया गया, तो कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंस जरूर होगा जिसकी वजह से ये फीलिंग है। तो आपने अपनी प्रेजेंट लाइफ के बिहेवियर पे फोकस करना है। एंगर है तो क्यों है, इजंट इट? आपके अंदर इंपल्सिव बिहेवियर होते हैं, बहुत लोगों में आपने इंपल्सिव बिहेवियर देखे, वो बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं, बाद में रियलाइज भी करते हैं कि मेरा गलत था। वो इंपल्सिव बिहेवियर इज 100% रिलेटेड टू योर अनरिजॉल्व्ड लाइक इमोशंस फ्रॉम द इनर चाइल्ड। गॉट इट मैम, ठीक है। अच्छा, आज की डेट में एक चीज कहा जाता है कि जब किसी का एक्सीडेंट होता है ना, एक शॉक लगता है, ट्रॉमा। राइट। अभी रिसेंटली एक प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद वाला, वो व्यक्ति जो उस प्लेन में बच गया था आज भी एक ट्रॉमा में है। ट्रॉमा। सो नॉट ओनली लाइफ इंसिडेंट्स, ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, ये ही सिर्फ ट्रॉमा देते हैं या इज देयर एनी अदर रीजंस ट्रॉमा के? आई वांट टू नो फ्रॉम यू मैम। देखिए, ट्रॉमा जो है सिर्फ एक्सीडेंट ही नहीं है। अगर बचपन से अगर आपने एक थॉट को कैरी किया है और थॉट बड़े होने तक आप कैरी कर रहे हैं, तो वो एक ट्रॉमा का ही रूप ले लेता है। एक थॉट भी? थॉट भी कैसे? थॉट इन द सेंस कि आपको मान लीजिए अबेंडनमेंट की फीलिंग आई, आपको लैक ऑफ लव की फीलिंग आई, तो आप बड़े होने पर पीपल प्लेजर बन जाएंगे, लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं कि उसको भी खुश कर दूं। आपको डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए। रिजेक्शन की फीलिंग नहीं होते हैं, बहुत से लोग होते हैं कि कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए, और अपनी प्रायोरिटी से पहले दूसरों को खुश करने में लगे रहेंगे, तो वो एक ट्रॉमा की तरह तो वर्क कर रहा है। सबसे मतलब कंडीशन तब है जब आप चाइल्ड अब्यूज का केस होते हैं, जब वहाँ उस टाइम पे यूजुअली क्या होता है कि अगर आप बोलेंगे भी पेरेंट्स को, तो उस टाइम पेरेंट्स भी उस चीज़ को नहीं समझते थे, उस चीज़ों को छुपा दिया जाता था। अभी प्रेजेंट लाइफ में वो अंदर ही अंदर घुट घुट के वो हालत हो रहा है कि थायराइड के केसेस आपने देखा होगा विमेन में ज्यादा है, मेन में थायराइड केसेस में हाँ ये बढ़ भी रहा है, बढ़ रहा है। थायराइड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस। ओके, जिनके बारे में कोई बात ही नहीं हुई। नहीं, तो हम वही बात मैं कह रही हूँ कि मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, बट अलोंग विद इट योर हीलिंग इज
सेम वे इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको वो पैटर्न को रिपीट नहीं करना है तो आपको हीलिंग पे फोकस करना होगा। ठीक है। लेकिन नालिनी जी एक चीज बताइए, हमें कैसे पता चलेगा कि आज भी हम अपने जो चाइल्डहुड के वोन्स हैं वो लेकर चल रहे हैं, आज भी हम कैरी कर रहे हैं? मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? रिलेशनशिप इश्यूज सबसे कॉमन। तो ये तो बहुत कॉमन रीजन हैं। यस, रिलेशनशिप इश्यूज देखिए अपने इनर चाइल्ड में झांक करके, यू विल गेट द आंसर्स। क्यों आप किसी पर्सन को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, सेटल नहीं हो पा रहे हैं, क्या रीजन है? कहीं ना कहीं बचपन से आ रहा है वो। क्यों आप ट्रस्ट फैक्टर आपके अंदर नहीं है? कहीं ना कहीं बचपन से आ रहा है। 90% केसेस रिलेशनशिप इश्यूज इनर चाइल्ड के केसेस हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इनर चाइल्ड केस है। आप पीपल प्लेजरर हैं, सेल्फ पनिशमेंट चाइल्डहुड इश्यूज हैं। मैं आपको पहले कह रही हूँ कि विजिट करिए अपने चाइल्डहुड को, बस बैठ जाइए शांत होकर के और एक साल में नोट करना शुरू करिए कि कहाँ फीलिंग्स थी, कहाँ हर्टिंग्स थी, और उनको रिजॉल्व करिए। एक बार एक्नॉलेज कर लीजिए, एक बार पेरेंटिंग करिए। ये है पेरेंटिंग फ्रॉम द एडल्ट सेल्फ। जो आप अभी प्रेजेंट हैं, जाइए अपने उस टाइम जोन में, उस टाइम पीरियड पे जब आप हर्ट हुए, 4 साल 5 साल 6 साल, जब भी आपकी हर्टिंग्स थी, वहां जाके उस बच्चे को हील करिए, उसकी पेरेंटिंग करिए, उसको खुश करिए, उसको समझिए। जिस दिन आप ऐसा कर लेंगे आपके सारे वुंड्स रिलीज हो जाएंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं, व्हेन आई वाज इन माय 10th और 12th, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेनी पीपल डू बुली करते थे बहुत ज्यादा बच्चे, सीनियर्स हो गए। आई वाज नॉट दैट मच फिजिकली स्ट्रांग, बट व्हेन आई वेंट टू द कॉलेज पार्ट, तब भी मेरे को ऐसे लोग मिले, बट मेरे माइंड में आई हैव टू फाइट, राइट, मेरे को लड़ना पड़ेगा। आई स्टार्टेड डूइंग जिम, मैंने फिजिकल एक्टिविटीज में थोड़ा सा अपना माइंडसेट लगाया, एंड आई शो अ लॉट ऑफ एंगर देयर। मतलब I was very skinny at that point, but I make myself a bit हट्टा कट्टा लड़का। बट आज भी एक डर है, चाहे हम शरीर से स्ट्रांग है, बट वो जो एक अंदर का डर है ना, that is the inner child wound। Yes, वो inner child wound है। आप you need to address it। आपको जा करके उस बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, many people are facing this। मेरे पास जितने लोग आते हैं उनमें 70% जो है वो इनर चाइल्ड का केस होते हैं। खराब पेरेंटिंग का एग्जाम्पल। एक्चुअली मैं दोष भी नहीं देती, हमें पता ही नहीं था एक्चुअली व्हाट इज पेरेंटिंग। ये तो अब शायद मैंने भी गलतियां की हो। गलतियों का पुतला है इंसान, कह सकते हैं। तो हमें नहीं पता कि हमें कैसे बच्चों को बड़े करना है, उनको किस तरह से बचपन में पीपल आर लाइक वेरी मच एक्टिव। बच्चे थे, हमें भी नहीं पता चलता था कि कौन हमें बुली कर रहा है, और वो इम्पैक्ट हमारा आज भी कुछ चीजें हैं, कुछ किस्से हैं जो दिमाग में है कि यार क्यों हुआ था उस पल ऐसा, और मेरे को ये एक्शन लेना चाहिए था और मैंने क्यों नहीं लिया। नहीं, बिल्कुल वो जो एक रिग्रेट जो अभी कह रहे थे कि इमोशन है, और वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है, इम्पैक्ट डाल रहा है। और ऐसे पैटर्न्स मिल रहे हैं मेरे को। अब आज भी कुछ लोग हैं मेरे दोस्त जो आज भी मजे लेते हैं, हालांकि मैं उनको लेट इट गो करता हूँ, मैं कहा छोड़ कोई नहीं, इट इज अ गुड थिंग कि आपने प्रोसेस किया उस इमोशन को, आपने जिम ज्वाइन किया एंड यू थॉट कि आई मस्ट फाइट इट बैक। ये अलग अलग पर्सनालिटीज का अलग अलग बिहेवियर है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो टिमिड हो जाएंगे, डरे हुए रहेंगे, किसी के सामने जाने में घबराएंगे, और कुछ एक्शन भी ले लेंगे। रूट कॉज ये था ना कि दैट आई वाज नॉट फिजिकली स्ट्रांग। वो लोग मेरे से ज्यादा ताकतवर थे, मेरे से ज्यादा हाइट थी। अब तो खैर कुछ नहीं कह सकते। नो कमेंट्स ऑन दैट। ठीक है, ग्रेट मैम, ग्रेट। तो ये बहुत अच्छे से इस चीज को मैं समझाऊं। अब एक चीज बताइए, अब मेरे को भी कुछ ऐसे इनर चाइल्ड वुंड्स हैं जो मेरे को ठीक करने हैं। क्या मेरे को किसी थेरेपिस्ट की जरूरत है, किसी हीलर की जरूरत है, या मैं खुद ही एक जगह बैठकर शांत स्वभाव के साथ इन पर काम कर सकता हूँ? बिल्कुल। अगर आपके मैं यूं कहूँ थॉट्स या इमोशंस, फीलिंग्स इतनी ज्यादा ट्रॉमा नहीं है, आप फील नहीं कर रहे हैं, तो यू कैन डू एट योर लेवल। लेकिन अगर वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं कि आपकी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आपको लगता है कि समथिंग इज ऑफ, कुछ ना कुछ फिक्स करने की जरूरत है, तो आई बेटर एडवाइज कि आप किसी भी हीलर की सपोर्ट लें। Got it. अगर ये कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है आपकी डे टू डे लाइफ में, then you need a healer. अदरवाइज आप ठीक हो, खुद से भी काम कर सकते हो। Exactly. अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि दैट हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है 90 to 92% या 95% तक हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, घटित हो रहा है, उसका मेन रीजन होता है सबकॉन्शियस माइंड।
सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कैसे करूं जो जिससे कि पॉजिटिविटी रहे, अच्छी चीजें हमारा सबकॉन्शियस माइंड सीखे, कुछ बिल्कुल। टिप्स दे दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है जो हम डेली लाइफ में हम कर सकते हैं। आपने जैसे कहा था पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं, ओके। मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस जी टेक्निक है जी। और आपको अगर अपनी लगता है यू आर हैविंग दिस ओवरथिंकिंग पैटर्न, ज़्यादातर लोग ओवरथिंकिंग पैटर्न से जूझते हैं, ठीक है? ओके। तो एक प्रैक्टिकल है जिसको माइंडफुलनेस कहते हैं, जी। जिसके अंदर यू ट्राई टू बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे थॉट कहीं और चल रहे हैं, तो इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस जो है कहीं और घूम रहा है, तो आप उसको प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द माइंडफुलनेस, यानी कि जो कुछ काम कर रहे हैं उस पर फोकस करना शुरू करो। तो धीरे धीरे जब आप फोकस्ड अटेंशन के साथ उसी इवेंट में रहेंगे तो क्या हो पाएगा कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। और फिर एक मैं चीज़ पैटर्न कहती हूँ कि एक होता है कि आप किसी इवेंट के अंदर एब्जॉर्ब मत हो, ठीक है? आप सिर्फ ऑब्जर्व करो। जी। जब आप ऑब्जर्व करके देखने लगते हैं ना किन्हीं चीज को, तो आप उन इवेंट्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं और वो इम्पैक्ट आपके ऊपर इतना नहीं होता है, क्योंकि डेली लाइफ में चैलेंजेस तो हमेशा ही आती रहेंगी। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन दैट इवेंट, आप बिकम एन ऑब्जर्वर। एक दृष्टा भाव डेवलप कर लो। तो जब आप ऑब्जर्वर बन करके इन इवेंट्स को देखोगे तो अंडरस्टैंड कर पाओगे डिफरेंट पार्टीज को, लोगों को, उनके परसेप्शंस को समझ पाओगे। अगर मैं अपने ही थॉट और अपने ही परसेप्शंस को मैटर करूंगी तो मैं अपनी फीलिंग्स को उसी तरह से करूंगी कि यस आई गॉट हर्ट। लेकिन अगर मैं आगे वाले की तरफ सोचती हूँ कि भाई वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, शायद वो इग्नोरेंट है, शायद उसे समझ नहीं है, तो व्हाट आई विल डू, जस्ट फॉरगेट इट, चल लेट इट गो, निकलो यहाँ से। तो फॉरगिवनेस का भाव, तो फॉरगिवनेस इज वन ऑफ द बेस्ट वे कि आप मूव ऑन करिए। डोंट लाइक बी स्टक इन दो सिचुएशंस, मूव ऑन करना जरूरी है। तो फॉरगिव करिए। फॉरगिव हम यूजुअली सोचते हैं क्यों फॉरगिव करूं, इसने मुझे इतना हर्ट किया, आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगिव। बट द थिंग इज बी सेल्फिश। फॉरगिविंग द पर्सन इज अ सेल्फिश पार्ट फॉर यू, यानी कि अगर आप उसको फॉरगिव कर रहे हो तो इट्स गुड फॉर यू, उसको नहीं फायदा होने वाला, आपको फायदा होने वाला है। आप मूव ऑन कर पाओगे। लेकिन अगर आपने पकड़ के रखा ना तो आप स्टक रहोगे, वहीं हो। आप बार बार पास्ट को याद कर रहे हो, मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। एवरी टाइम यू आर प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड। देखा होगा मदर इन लॉज, डॉटर इन लॉज, ऑल टाइम यही स्टोरी चलती रहती है, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे ये साथ। देखिए, अभी आपने सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग की बात करी, कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं, थोड़ा ये भी बता दो। और साथ ही साथ कुछ इसमें टिप्स आप देना चाहो सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग से रिलेटेड, क्योंकि लोग सोचते हैं ये तो एक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट है। यस, राइट, अपने आप को बस अपनी मानसिकता को संतुष्ट करने के लिए कह सकते हैं। यस, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग इज टोटली साइंस बेस्ड, राइट? ये कंप्लीट साइंस है। कैसे? देखो, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मैं कभी भी एज अ हीलर, मैं जब तक उनको लॉजिक वे में अंडरस्टैंड नहीं करती, आई विल नेवर टेल एनीबडी टू फॉलो दिस थिंग, ठीक है? आपने मुझे वो वाले नहीं देखे, रिंग्स विंग्स और वो सब चीज़ों में नहीं देखा होगा। आई एम अ हीलर बट दैट द थिंग इज, एक ब्रेन की वेव होती है, अल्फा, बीटा एंड थीटा, ओके? बीटा इज व्हाट वी आर डूइंग, एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड, जो हम बात कर रहे हैं, हम जो कुछ सीख रहे हैं, कॉन्शियस लेवल पे सीख रहे हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो बीटा स्टेट में है। जब हम थोड़ा सा शांत होके बैठते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो ब्रेन की वेव स्लो हो जाती है, 7 to 14 साइकिल्स पर सेकेंड, ओके? इसको हम कहते हैं अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट इज द मतलब स्टेज जहां पे ब्रेन मैक्सिमम ग्रास्पिंग कर सकता है, आप जहां सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हो, यानी कि यू कैन कनेक्ट टू योर सबकॉन्शियस। तो वहां उस स्टेज में अगर आप किसी प्रोग्राम को बदलना चाहते हैं तो वहां जाके बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही प्रैक्टिकल करके मैं आपको समझाती हूँ। एडिक्शन सबसे ज्यादा परेशान है बच्चे, हर दूसरा बच्चा एडिक्शन से परेशान है, ठीक है? पेरेंट्स परेशान है। अब एडिक्शन की बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी है। एडिक्शन होता क्यों है? एडिक्शन को लेने के लिए, एडिक्शन हमेशा प्लेजर के साथ कनेक्टेड होता है, इसीलिए लोग छोड़ नहीं पाते। अच्छा, कभी दोस्तों के साथ बैठ के लेना शुरू किया, ठीक है? ओवर द टाइम पीरियड वो बैड हैबिट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? काफी लोग जो होता है पेन को भी प्लेजर के फॉर्म के अंदर लेकर के एडिक्शन शुरू करते हैं कि मैंने दर्द को बुलाना है और मैंने
लेना है, तो वो भी प्लेजर के लिए ले रहे हैं। तो बिल्कुल सही। जब आप कोई चीज प्लेजर से कनेक्टेड है तो आप उसको रिलीज कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ आपके सबकॉन्शियस को क्या करना पड़ेगा, आप कितने भी रिहैब में चले जाओ, एडिक्शन नहीं छूटता, थोड़े दिन के बाद फिर से आप ले लेते हैं। तो वहाँ एक प्रोग्राम है। तो जब आप प्लेजर से अगर कनेक्टेड है तो यू कैन नॉट चेंज दैट थॉट। तो हमें सबकॉन्शियस में जाके उसको प्लेजर को पेन में बदलना पड़ेगा कि Opposite. अगर आप इस मतलब एंजॉय कर रहे हो और इसको, आप सबको पता है स्मोकिंग, टोबैको चूइंग Absolutely इज गोइंग टू harmful. कॉज हार्मफुल, कैंसर कॉजिंग है, फिर भी हम Absolutely नहीं correct. छोड़ रहे हैं। लिखा होता है उनके ऊपर। तो इसका मतलब आपको प्लेजर मिल रहा है, तो यू आर नॉट गोइंग टू लिव इट। अब आपको जाकर के वहां पे पेन देना पड़ेगा, सबकॉन्शियस को बताना पड़ेगा कि इफ यू डू दिस यू आर गोइंग टू हैव दिस पेन। Consequences ये हो सकते तो हैं। दिस इज हाउ वी डू द प्रोग्रामिंग, और ये पॉसिबल कब होगा? इन द अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। राइट? अच्छा, अल्फा स्टेट हम पूरे दिन में हम बहुत बार अचीव करते हैं, एक कोई अजीब अलग बात नहीं है। व्हेन यू आर स्लीपिंग, व्हेन यू आर रिलैक्सिंग, यू आर इन अल्फा स्टेट। जब आप फोकस्ड अटेंशन के साथ कोई काम कर रहे हो, मूवी देख रहे हो, यू आर इन अल्फा स्टेट। फोकस्ड होके बेसिकली। फोकस्ड होना, बस दैट्स इट। तो आप हीलिंग में यही है व्हाट वी डू कि हम पर्सन को हेल्प करते हैं उसको अल्फा स्टेट अचीव करने के लिए, एंड देन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सबकॉन्शियस। गॉट इट। तो आप उस प्रोग्राम को बदल सकते हो। गॉट इट। इट्स अप टू यू। ये सब आपके हाथ में है। यस, एंड देखिए, अफर्मेशंस कह लीजिए, विजुअलाइजेशन कह लीजिए, क्या ये सही में काम करता है? अगर मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि दैट मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बन चुका हूँ, आई हैव माय ड्रीम लाइफ, आई हैव माय ड्रीम होम, ड्रीम कार, राइट? सो ये आने वाली लाइफ में हेल्प करेगा मेरी सक्सेस? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, बट इफ यू आर डूइंग इट विद इंटेंशन, उनके साथ आपके इमोशंस अटैच है, नहीं ओके। इमोशन अटेंट। अब फाइनेंस तो सबको चाहिए, मैं ये थोड़ी कहूंगी कि नहीं मैं तो ऊपर से ही कह रही हूँ, नो, एवरीथिंग यू नीड टू कनेक्ट इट विद योर फीलिंग्स। सपोज आपने एक पर्टिकुलर मैनिफेस्ट किया काइंड ऑफ कार, okay, what kind of car you want to have, and you're imagining that you're sitting in that car and you're driving that car. This is with emotion you're feeling. तो अगर आप उन affirmations को with emotion feel करेंगे, with intention feel करेंगे, तो it's going to work. क्योंकि universal जो language है वो है intensity of thought. जितनी intensity अच्छी है वही, वहाँ wrong और right का कोई नहीं है concept, intensity है कि आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। आपने देखा होगा लोगों ने सोचा है मैं बड़े होके ये मकान बनाना है, मकान बनाते हैं जी। इतना बिजनेस खड़ा करना है, और उनकी इंटेंशन स्ट्रॉन्ग होती है, वो बिजनेस होते हैं, यानी कि उनकी इंटेंशन स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरी कल्पना करके रह जाते हैं, नहीं होती, क्योंकि वो इंटेंशन नहीं थी उनकी। इंटेंशन स्ट्रॉन्ग हो तभी होगी जब आप उसके लिए मेहनत भी करोगे। मेहनत करोगे, कंसिस्टेंट एफर्ट तो बाद में आएगा ना, पहले तो उस इमोशन को जीना है। That is very important. सुबह मॉर्निंग में उठते ही वो इंटेंशन दोबारा याद आ गई, सोने से पहले वो इंटेंशन याद आ गई, मतलब अपने सपने को, जब आप उस सपने को जियोगे तभी तो उसके लिए एफर्ट डालोगे। सिंपली सिटिंग ऑन इन योर लाइक काउच, तो यू कांट डू दैट ना। परफेक्ट। अब मैं बात करता हूँ रेकी की, एज यू आर अ रेकी ग्रैंड मास्टर। पहले तो ऑडियंस को ये बताइए कि रेकी क्या होती है और कैसे रेकी इफेक्ट डालती है हमारी बॉडी पे। यस, बिल्कुल। देखिए, रेकी है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स। ओके। और अगर हम बात करें यूनिवर्स की और इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए कोई तो ऊर्जा है जी। उसको तो आप मना कर ही नहीं सकते हो, देयर इज सर्टन। और इस बॉडी को चलाने के लिए भी कोई ना कोई प्राण ऊर्जा है, एब्सोल्युटली राइट? वो प्राण ऊर्जा को ही हम रेकी ऊर्जा कहते हैं। ओके। और जब आप अपने इन हाथों से इसको चैनलाइज करते हैं, दिस इज कॉल्ड रेकी हीलिंग। आप इसको टच के साथ भी चैनलाइज कर सकते हैं, आप इसको डिस्टेंस के साथ भी चैनलाइज कर सकते हैं, आप इसको 1000 किलोमीटर दूर बैठ के भी रेकी को चैनलाइज कर सकते हैं। लेट्स डू द प्रैक्टिकल। जजमेंट से पहले आप एक प्रैक्टिकल ही कर लीजिए। कैन वी डू दैट? डेफिनेटली मैम, प्लीज। चलिए, क्या करना पड़ेगा? आपको रब करना है। Okay. दोनों हाथ में को रब करना है। ठीक है। पहले एकदम शांत हो जाइए, एकदम रिलैक्स होके। ओके, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और दोनों हाथों को रब किए। अब अपने हाथों को थोड़ा सा दूर लेकर जाइए, थोड़ा सा दूर, और फिर पास लेकर आइए, फिर दूर ले जाइए, फिर से पास लेकर आओ। हल्का हल्का प्रेशर फील हुआ? टिंगलिंग, प्रेशर, दिस इज योर हार्डनेस, हेवीनेस थोड़ा सा। दिस इज द रेकी एनर्जी।
It's feeling, it's really feeling. Yes. Yes. ये जो आप फील कर रहे हो ये है आपकी ऑरा, ये ऑरिक बॉडी है। Okay. हमारी बॉडी के साथ जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आप कैरी Yes, कर रहे हो, yes. दैट इज ऑरा। हम लोग इसको वैसे नहीं मानते हैं, आप साइंस को मान लो। ठीक है। हर एक फिजिकल बॉडी ऑन दिस अर्थ, ईदर लिविंग और नॉन लिविंग, हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ऑब्वियसली वी ऑल्सो हैव एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये ऑरा बॉडी है हमारी, और ये ऑरा बॉडी एवरीथिंग इट इज कंट्रोलिंग योर इमोशंस, योर थॉट्स, योर आपका पेन, फियर, एवरीथिंग इज स्टोर्ड हियर इन दिस बॉडी। तो आप जब खुश नहीं हैं, अनहैप्पी हैं, स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, ये सब ऑरा बॉडी में आप स्टोर करते जा रहे हैं। और जब ऑरा इसको कैरी करके टाइम पीरियड पे इट स्टार्ट्स बिकमिंग हैवी, और जब ये हैवी होती है तो इट इम्पैक्ट्स योर फिजिकल बॉडी। तो फिजिकल बॉडी में कोई भी डिजीज अगर अपीयर है तो ऑरा बॉडी में वो मेनी ईयर्स बिफोर उसके सिम्टम्स आ जाते हैं। Okay. और रेकी इज जी। द टेक्निक। रेकी में ना एक चीज बहुत कॉमन है जिस पे हमेशा, जैसे आप भी वर्क करते हैं, सब वर्क कर रहे हैं और कहते हैं चक्रास, राइट? चक्रास क्या होते हैं पहले तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। और चक्रास कहते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, राइट? Right, ब्लॉक right. होने के बाद ठीक कैसे होता है, ब्लॉक कैसे होता है, दैट आई वांट टू नो। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि चक्रास हैं क्या। ओके। हमारी बॉडी के अंदर जो प्राण शक्ति आ रही है, उस प्राण शक्ति के जंक्शंस हैं, मेनी जंक्शंस आते हैं, मोर देन 150। लेकिन कुछ बेसिक को हम जानते हैं, उनको समझते हैं। तो जो स्पाइन का बैक वाला पार्ट है उसके अंदर कुछ एनर्जी सेंटर्स हैं। अगर आप जी। इसको फिजिकल बॉडी में देखोगे तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इसको एक ऑरास्कोप है उसमें जाकर के देखोगे तो यू विल फाइंड द थिंग। आपको वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और जंक्शंस दिखाई देंगे। तो दे एक्ट लाइक ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है? और हर चक्र के पास उससे रिलेटेड ऑर्गन्स हैं। Okay. जैसे अगर मैं मूलाधार की बात करूं तो जी। हमारा कंप्लीट लोअर पोर्शन, हमारे पैर, वो मूलाधार जी। कंट्रोल कर रहा है। हमारा स्वादिष्ठान, हमारे रिलेशनशिप, जो डाइजेस्ट, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जी। उसको कंट्रोल कर रहा है। हमारा मणिपुर जो है हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ओके ओके ओके, हार्ट हमारा हो गया कंप्लीट, जो हमारे हाथ हैं और लंग्स हैं ये हमारा हार्ट है। थ्रोट जो है आप समझ सकते हो कंप्लीट हमारा वोकल कॉर्ड्स, और हर चक्र के साथ एक एक जो है ग्लैंड एसोसिएटेड है। ऑर्गन्स भी तो हाँ, ग्लैंड्स ग्लैंड्स जो हैं हार्मोन रिलीज करते हैं। ओके ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो केमिकल सिग्नल्स हार्मोन के थ्रू लेती है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी किडनी के ऊपर एड्रेनलिन ग्लैंड है, ये एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करते हैं, एड्रेनलिन। आप किसी वर्क को, अगर आप सपोज यू हैव अ मीटिंग, तो ऑब्वियसली एक हल्का सा ना स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा, एंड दैट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको अलर्ट रहना है, यू हैव टू बी एक्टिव, एंड इट इज गुड थिंग। तो इट्स अ नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द बॉडी कि ये चीजें हल्का सा स्ट्रेस है। लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहे, अगर ऑल टाइम आपकी बॉडी अलर्ट स्टेट में आ गई और ये स्ट्रेस हार्मोन हमेशा ब्लड में है, तो इट विल लीड टू एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी विल लीड टू डिप्रेशन। ठीक है, तो हमारे जो चक्रास हैं, अगर ऐसे इमोशंस जिनको हम रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ऑरा बॉडी में वो स्टोर हो रहे हैं, अगर उसमें स्टोर हो रहे हैं तो आपके चक्रास ब्लॉक हो जाएंगे, जो फ्लो है एनर्जी का प्रॉपर नहीं होगा। तो देयर यू हैव टू वर्क। तो जब हम चक्रा बैलेंसिंग की बात करते हैं तो वी आर एक्चुअली रिलीजिंग दोज ब्लॉक्स, उस एनर्जी को वहां से शिफ्ट करते हैं, मूवमेंट करते हैं, और वो फ्री फ्लो एनर्जी का बनता है। तो ऑटोमेटिकली इट इम्पैक्ट्स योर ऑर्गन, और आपकी जो फिजिकल फिटनेस जिसको आप कह रहे हो, कंप्लीट बॉडी फिटनेस के ऊपर इसका वर्क काम होता है। परफेक्ट। एंड साथ ही साथ अभी जैसे आपने ऑरा की भी बात करी, ऑरा को क्लेंस भी करते हैं लोग, क्लेंस कर लेते हैं। एंड ऑरा को स्ट्रांग रखना, हर किसी का ऑरा स्ट्रांग नहीं होता, राइट? कुछ ऐसी टिप्स आप दे सकते हैं अपने एंड से कि ऑरा को स्ट्रांग कैसे बनाया जाए फिजिकली भी, जिससे इम्पैक्ट कम पड़े? देखिए, ऑरा क्लेंस करने का भी ना एक बड़ा हंसी आती है। आप बचपन में, आपको याद है हम कहते थे झाड़ा लगवा के आ रहे हैं, याद है ना, नजर उतारना। तो पहले हमें लगता था कि ये सब थॉट है, अब मैं इसको कहूँ कि ये भी सही है तो हम कैसे करें। एक्चुअली झाड़ा लगाने वाला क्या कर रहा है, वो कुछ लेकर के आपकी ऑरा में से क्या कर रहा है, सिर्फ डस्टिंग कर रहा है ना। तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर हाथ डाल दिया उसने और उसको हिला दिया, राइट, और उसको फिर से सेटल अप कर दिया। दिस इज व्हाट। तो सेम वे जो ऑरा क्लेंजिंग है, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट क्लेंजिंग, उसके अंदर से जो कुछ
क्लटर है उसको निकाल करके बाहर फेंक रहे हैं और फिर उसको चैनलाइज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। अब ऑरा किसकी वीक होती है? जी। वीक उसकी होगी जो कुछ ना कुछ इमोशन कैरी कर रहा है। बात फिर आ गई इमोशन की। Okay. तो अगर आप में फियर है, फियर वाला इमोशन है, तो ऑब्वियसली आपने अपनी जो एथरिक बॉडी है, फर्स्ट जो ऑरा लेयर है, उसको वीक कर दिया है। तो आपने थॉट्स को रिलीज करिए, आपकी ऑरा ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। और कुछ बेसिक टिप्स मैं बताती हूँ। आप 10 मिनट के, सबको कह रही हूँ, 10 मिनट की सनलाइट प्लीज ले लो, जो हम हमेशा अवॉइड करते हैं। मॉर्निंग की 10 मिनट्स की सनलाइट। आज के डेट में नहीं करता, नहीं कर रहे लोग, से तो बचते हैं लोग। पीपल आर अप्लाइंग सनस्क्रीन। जहां से अगर स्किन एक्सपोज्ड होगी उस पर भी सनस्क्रीन लगा लो, भी सनलाइट ना मिल जाए। 10 मिनट सनलाइट इज कंपल्सरी। एंड द ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, जमीन के ऊपर नंगे पांव चलिए। कंप्लीट एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स कितने ले रहे हैं हम, हमेशा ऑल टाइम वी आर ऑन द स्क्रीन, वी आर हैविंग द मोबाइल फोन्स, कितना रेडिएशंस को कैरी कर रहे हैं। दिस हैज टू बी रिलीज्ड। जो एक्स्ट्रा एनर्जी को आप ग्राउंड में रिलीज कर दीजिए, धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट देखिएगा। आप अपने आप को 30 to 40% हील कर पाएंगे अगर आप ग्राउंडिंग कर रहे हैं और सनलाइट के एक्सपोज हैं। क्या बात है, गॉट इट। एंड मैं जब आपने बताया भी अच्छा लगा कि हाँ, अगर मैं नेचर में नंगे पैर चल रहा हूँ कितना अच्छा लगता है। Whenever we go to mountain and we feel the nature, that's why we feel good। Yes, बिल्कुल, क्योंकि उससे दूर है उन चीजों से हम। बिल्कुल। परफेक्ट। अच्छा, रेकी को लोग कहते हैं इट्स अ मिथ, रेकी सच नहीं है। रेकी के बारे में जो लोग सोचते हैं कि ये मिथ है, आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? प्रैक्टिकल खुद करके देखिए, जो हमने अभी किया। रब योर पाम्स एंड फील द एनर्जी। अगर एनर्जी फील हो रही है तो आप कह ही नहीं सकते रेकी इज मिथ। आप रब करके एनर्जी को फील करो और जो पार्ट आपका पेनफुल है उसके ऊपर टच कर लो। वेट फॉर 3 मिनट्स, देखो वहां का पेन गायब हुआ कि नहीं। जी, ठीक है, सॉर्टेड। मैं आपसे एक रैपिड फायर भी करना चाहूंगा। आई विल जस्ट आस्क फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। आप 1 वर्ड में भी दे सकते हैं, शॉर्ट आंसर्स भी आप दे सकते हैं, ठीक है। सेल्फ हीलिंग का सबसे पावरफुल सीक्रेट फॉर यू? सेल्फ अवेयरनेस। ओके। एक इमोशन जो सबसे ज्यादा डिजीज क्रिएट करता है? प्रोलॉन्ग स्ट्रेस। ओके। हर इंसान को रोज कौन सी हीलिंग हैबिट फॉलो करनी चाहिए? ब्रेथ वर्क। ओके। स्पिरिचुअल ग्रोथ का पहला स्टेप क्या है? फिर से वही कहूंगी, सेल्फ अवेयरनेस। ओके। अगर आप ऑडियंस को सिर्फ एक लाइफ चेंजिंग एडवाइस देना चाहेंगी तो वो क्या होगी? वही सेम, अब्जॉर्ब होने के बजाय ऑब्जर्वर बन जाओ। अपने इवेंट्स को, अपनी लाइफ को एक ऑब्जर्वर के नाते देखना शुरू कर दो। जिस दिन आप ऑब्जर्वर के नाते देखना शुरू कर दोगे, लाइफ बहुत शॉर्टेड हो जाएगी। बिकॉज उस टाइम पे आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे होगे, आप आसपास औरों के बारे में भी सोच रहे होगे। आपको अपने परसेप्शंस को अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। तो बी एन ऑब्जर्वर इफ यू वांट टू हील योरसेल्फ। Got it. And any message that you want to give to all the youth as per your experience as a teacher also, as a principal, as a Reiki grandmaster, जो आपने अपनी जिंदगी का जितना बड़ा सफर आपने देखा है, आज भी आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं नई नई चीजें, स्टिल यू आर ऑन अ ग्रोथ फेज। मैं तो सबको कहता हूँ कि सबका एक लाइफ टाइम का मोमेंट है कि सीखते रहो, सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। राइट। सो क्या एक एडवाइस ऐसी देना चाहोगे? हर पर्सन जब सोने जाए 5 मिनट अपने आप से बात करे, जस्ट इंट्रोस्पेक्ट करो व्हाट यू हैव डन फॉर द होल डे। कहाँ क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, कहाँ किया जा सकता है। अगर कुछ गलत किया है तो उसको ठीक किया जा सकता है, ज़्यादा समय ना लो। तो एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स शुरू करिए, ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग। आप नेचर को ग्रेटिट्यूड फील करो, फॉर द एयर, फॉर द ऑक्सीजन, फॉर द वाटर। नहीं करता कोई, सबको ये स्टार्ट बहुत करना जरूरी है। पता है आपको, ग्रेटिट्यूड करने से हमारी बॉडी के अंदर एक ऑटोमेटिकली एक हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं। दैट इज ट्रू। एंड टेक अ पॉज। लाइफ में तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे जब थोड़ा सा पॉज लेना शुरू करेंगे। भागते 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 थकना नहीं है, फिर 40-50 की उम्र में मेरे पास आने वाले हैं। That is a good thing, but it's a genuine advice जो आपने दिल से दी है, राइट? ठीक है, सॉर्टेड मैम, परफेक्ट। द वे यू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स एंड ऑडियंस को भी बहुत मजा आया जिस तरीके से चीजें आज इस पॉडकास्ट में डिस्कस हुई हैं। एंड मैं चाहूंगा ऑडियंस, यू कैन शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। आप
अपने जो भी आपके डाउट्स है रिलेटेड टू लाइफ, जो भी आप फेस कर रहे हैं, कमेंट कीजिए। एंड डिस्क्रिप्शन में नालिनी जी की डिटेल्स मेंशन है, आप इनकी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल हम मेंशन कर देंगे, सो दैट जो भी कंसल्टेशन आप लेना चाहो डायरेक्टली आप इनकी टीम से रीच आउट कर सकते हो। एंड आई होप एक बहुत ही इंस्पायरिंग सेशन रहा, बहुत ही डीप टॉक्स रही और बहुत मज़ा आया। ट्रस्ट मी, आई डन मेनी पॉडकास्ट जहाँ पर खुद भी आज भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आई कैन से दिस इज़ वन ऑफ देम। एंड मैं चाहूँगा कि ऐसे ही हम अमेजिंग गेस्ट लेकर आते रहें, आप लोग ऐसे प्यार देते रहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द एक ऐसी अमेजिंग गेस्ट के साथ, एक ऐसे ही thought provoking topic पर। This is Shubhi signing off from our podcast. Thank you so much everyone, and again thank you so much Nalini ma'am for coming. Thank you. Thank you Thank for you so inviting. much. Thank you.